आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जुमेरात की अवलीन सातों में एक केमिकल प्लांट से गैस लीक हो गई। हादसा सुबह करीब 2:30 बजे LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट में पेश आया। सुबह करीब 5:30 बजे न्यूट्रलाइजर्स के इस्तेमाल के बाद हालात काबू में आए। गैस 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छोटे गांवों में फैल चुकी थी। हादसे में 2 बच्चों समेत 11 अफराद की मौत हो चुकी है। हादसा विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर वेंकटपुरम गांव में हुआ। 1000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 25 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 15 बच्चों की हालत नाजुक है। NDRF, SDRF, NDMA और नेवी की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। NDRF के DG SN प्रधान ने कहा है कि अब हालात काबू में हैं। विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री से सुबह 3 बजे के करीब गैस लीक हुई। जानकारी मिलने के बाद जब सुबह 4 बजे के करीब लोग वहां पहुंचे तो नज़ारा देखकर सन रह गए। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस एहलकार लोगों की मदद कर रहे थे। वो लोगों को बचाने के लिए गाड़ियों में बैठा रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। बहुत सारे लोग चक्कर खाकर गिर रहे थे। कोई नाले में गिरा था तो कोई सड़क पर गिर पड़ा, कोई डिवाइडर पर पड़ा था। जो भी गैस के राब्ते में आया उसे कुछ ही मिनटों में बेहोशी आ गई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, घबराहट हो रही थी, जिस्म पर रैशेस आने लगे थे, आंखों से पानी आने लगा था, पलकें झपकने और खोलने तक में दिक्कत होने लगी थी। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी गैस के राब्ते में आने से मारे गए हैं। कई जानवर अब भी सड़क पर मरे पड़े हैं। जो लोग ठीक थे वो बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई बुजुर्ग माँ बाप को लेकर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अपनी बाइक से ही मुतासरीन को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखे। कुछ ही देर में पुलिस के साथ ही एम्बुलेंस भी आ गई थी। लोगों को एम्बुलेंस और पुलिस व्हीकल्स के जरिए सीधे KGH हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। यहाँ से मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। अगर पुलिस वाले लोगों को वक्त पर हॉस्पिटल ले जाना शुरू नहीं करते तो कई लोगों की जान जा सकती थी। हादसे की खबर लगते ही आसपास के कई लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो मुतासिरा इलाके में पहुंचे वो बेहोश होकर गिर गए। आसपास के घरों में भी लोग बेहोश मिले। कुछ लोगों के जिस्म पर लाल निशान पड़े मिले। वेंकटपुरम गांव के गोपालापट्टनम इलाके में LG पॉलीमर्स का प्लांट 1997 से है। पहले ये इलाका शहर से बाहर गिना जाता था। 2000 के बाद से इस प्लांट के अतराफ में बस्तियां बसनी शुरू हो गई, इमारतें बनने लगी, कई लोग रहने लगे। गैस लीक क्यों हुई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री तो पिछले कई दिनों से बंद थी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि LG पॉलीमर्स इंडिया केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के वाकया में ताहाल 11 अफराद की मौत हुई है। उन्होंने हर मरने वाले शख्स के अफराद खानदान के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जहां बेशतर मुतासरीन जेर इलाज हैं, उनकी आयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे की रकम उन अफराद को दी जाएगी जो 2 या 3 दिन जेर इलाज थे और 10 लाख रुपए का मुआवजा उन अफराद को दिया जाएगा जो वेंटिलेटर्स पर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो इस वाक़े की वजह से बीमार पड़ गए हैं और इब्तदाई इलाज अस्पताल में उनका करवाया गया, उन्हें फीकस 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात की ज़ेर क़यादत एक कमेटी तश्कील दी गई है। विशाखापट्टनम के कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस विशाखापट्टनम को उसका अरकान बनाया गया है। यह कमेटी इस वाक़े की जांच करेगी और मज़ीद इक़दामात के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। ख़बर अज़ीम वज़ीर आला विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुँचे ताकि अस्पतालों में मुतासरीन की आयादत की जा सके। वज़ीर आला ने यकीन दहानी करवाई कि किसी भी कीमत पर हर मरने वाले शख्स के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हमें यह भी
देखना होगा कि ये कंपनी कितना मुआवजा देती है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ रकम कंपनी देगी उस रकम में हुकूमत मजीद इजाफा करेगी। ये कहते हुए कि इस वाक़े ने उनको सदमे से दो चार किया है, जगन ने ताहम कहा कि LG पॉलीमर्स कंपनी एक मुस्तनिद और मल्टीनेशनल कंपनी है और गैस के अखराज का वाक़या अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जब गैस का अखराज होता है तो अलार्म बजना चाहिए, ताहम ऐसा नहीं हुआ, ये बात भी मेरे जहन में आई। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि ओहदेदारों बशमुल कलेक्टर ने इस वाक़े पर फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और वो उनके काम की सताइश करते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वेंकटपुरम 1, वेंकटपुरम 2, नंदमूरी नगर और पद्मनाभा नगर कॉलोनियाँ गैस के अखराज की वजह से मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में 15,000 अफराद रहते हैं, उनमें से हर एक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे क्योंकि वो गैस के अखराज की वजह से जहनी तनाव का शिकार हो गए। वज़ीर आला ने मवेशियों की मौत पर भी मुआवजा देने का वादा किया और कहा कि 348 मवेशी इस वाक़े की वजह से मुतासिर हुए हैं, उनका भी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी तफसीली जाँच करेगी और इक़दामात की तजवीज़ पेश करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या ना होने पाए। ख़बर अज़ीम वज़ीर आला ने KGH में गैस अखराज के वाक़े के मुतासरीन की आयादत की और मरने वाले अफराद के गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने मुतासरीन से बातचीत की। जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि इन मरीजों को बेहतर इलाज किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी नीलम सहाय आइंदा 2 दिनों तक विशाखापट्टनम में ही रहेंगे ताकि सूरत हाल पर नज़र रखी जा सके। ఘటనలో 9 మంది చనిపోవడం జరిగింది అని చెప్పి కూడా అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ 9 మంది కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జరిగిన ఘటనలో నేను మనుషులను వెనక్కి తీసుకోలేకపోయినా కూడా ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా ఖచ్చితంగా ఆ కుటుంబాలకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటానని మాత్రం ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించి చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో ఏ మేరకు రాబడతామో అది గవర్నమెంట్గా మేము కింద మీద పడతాం. కంపెనీ ఇచ్చిన ఏ మేరకు ఇచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుండి ఆదుకుంటుంది. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ₹1 కోటి కాంపెన్సేషన్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నాం. కంపెనీ వాళ్ళతో ఏ మేరకు వస్తుందో వస్తుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ మేరకు వస్తే వస్తుంది, మిగిలింది ప్రభుత్వం యాడ్ చేస్తుంది. కంపెనీతో ఏం మాట్లాడుకోవాలో ప్రభుత్వం మాట్లాడుకుంటుంది. కానీ చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ₹1 కోటి డిక్లేర్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తా ఉన్నాం. అదొకటే కాకుండా హాస్పిటల్లో ఎవరైతే వైద్యం చేయించుకుంటా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రైమరీ కేర్ అంటే భయపడి ఇంకొకటో వచ్చి చిన్న చిన్న సమస్యలతో వచ్చి ప్రైమరీ కేర్ వైద్యంతో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రైమరీ కేర్ చేయించుకున్న వాళ్ళందరికీ ₹25,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హాస్పిటలైజ్ అయి ఎవరైతే 2-3 రోజుల పాటు కనీసం హాస్పిటల్లో ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా विशाखापट्टनम वाक़े के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने राहत कामों के सिलसिले में तमाम तरह की राहत और मदद की यकीन दहानी करवाई। जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे राहत कामों से भी वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है और तिब्बी खिदमात मुतासरीन को फौरी तौर पर फराहम की जा रही हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने भी वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने इस वाक़े की वजूहात समेत इमदादी इक़दामात के बारे में भी मालूमात हासिल की। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस के अखराज के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। नायडू ने, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से ही है, उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने राहत के कामों के सिलसिले में मकामी इंतज़ामिया के साथ ताउन के सिलसिले में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत की। नायडू ने इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की प्राइवेट कंपनी के केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के सबब हुई अमवात पर उन्हें गहरा दुख है। गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ
उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि तमाम मुतासरा अफराद की आजिलाना सेहत के लिए वो नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। इस वाक़े के ज़िमन में किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में नायडू ने कहा कि उन्होंने 2 मरकज़ी वज़रा और वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी से भी राहत कामों के सिलसिले में बातचीत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया वाक़या परेशान कुन है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने एनडीएमए के अहदेदारों और मुतालिका हुक्काम से इस ताल्लुक़ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने मुतासरीन के जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। नाज़रीन, अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,66,213 अफराद की मौत हो चुकी है। 38,56,047 लोग मुतासिर हैं, जबकि 13,17,745 ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में मरने वालों की तादाद करीब 75,000 हो गई है, जबकि 12,66,000 मुतासिर हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम में अमवात की तादाद 30,076 हो गई, जबकि इटली में 29,684, स्पेन में 26,070 और फ्रांस में 25,809 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 52,952 हो गई है, जबकि 1,783 अफराद इस मोजी वायरस से मारे जा चुके हैं। अब तक 15,267 अफराद ठीक भी हुए हैं, यानी फिलहाल मुल्क भर में 35,902 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 50,000 से तजावुज़ करने के बीच दिल्ली में वाक़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का इन्फेक्शन यहां जून से जुलाई में अपने उरूज पर होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने जुमेरात को मीडिया से बातचीत में कहा कि अगले 2 माह जून जुलाई में मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपने उरूज पर होगा। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फिलहाल 52,952 मामले सामने आए हैं और 1,783 अफराद इस वायरस के सबब दम तोड़ चुके हैं। डायरेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव फिलहाल एहतियात ही है। एहतियात बरतने के साथ ही समाजी फासला और लॉकडाउन जैसे कदम इस फैलाव को रोकने में मददगार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जांच में भी इजाफा हुआ है। गुलेरिया ने कहा कि जून के महीने में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फ़ायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र जून जुलाई में इसके उरूज पर रहने का अंदाज़ा है। डायरेक्टर ने साथ ही ये भी कहा कि ये बीमारी एक बार में ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी होगी और वायरस के मामले आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। ये जो कंपाउंड है ये बॉडी से मेटाबोलाइज होकर जल्दी निकल जाता है। दिस इज एन acute exposure rather than a chronic exposure. But we will have to follow up and see. But as of now, the data doesn't suggest a significant long-term effect. 6 days. मुल्क भर में लॉकडाउन के चलते अटकी एंट्रेंस एग्जाम में इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई एडवांस की नई तारीख आ गई है। जुमेरात को यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके बताया कि जेईई एडवांस 23 अगस्त के दिन होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम पहले 17 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते इसे मुलतवी कर दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सब कुशल होंगे और लॉकडाउन का बिना किसी दबाव के आप पालन भी कर रहे होंगे और अपने परिवार की सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे होंगे। बहुत लंबे समय से आप को लग रहा था कि जेईई मेन परीक्षा कब होगी, नीट की कब होगी, और आप लगातार आपकी सूचनाएं और संदेश भी मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां तो घोषित हो गई। जेईई मेन जो परीक्षा है वो 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक सुनिश्चित की गई, जबकि आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को सुनिश्चित हुई है। तो आपका फिर एक और आग्रह था कि और विद्यार्थियों का जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे कि यदि उसकी तिथि भी घोषित होती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि काफ़ी विलम्ब से था, मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त में होगी, लेकिन तो भी आपकी बहुत उत्सुकता थी कि वो तिथि भी घोषित होती तो अच्छा था।
तो ये सुनिश्चित किया गया है कि ये 23 अगस्त को ये जेईई एडवांस की परीक्षा सुनिश्चित होगी। मुझे आशा है, भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे और जो तिथियां घोषित हुई हैं इन तिथियों की आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और मेरी शुभकामना कि आप अपनी पढ़ाई के साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने आरोग्य सेतु ऐसा एक ऐप बनाया है वो भी आपने अपने परिवार के और अपने टेलीफोन मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा। और मुझे भरोसा है कि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो आयुष विभाग के निर्देश हैं उसका भी आप पालन कर रहे होंगे और सारे परिवार के लोगों को भी हंसी खुशी में इन सब बातों को बता रहे होंगे। और मैं फिर एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूँ कि माई बुक माई फ्रेंड, तो आपने उस दोस्त को जो आपका सशक्त दोस्त है, मित्र है, उसका भी आप चयन करके वो भी आपका साथ साथ चल रहा होगा। मेरी शुभकामना कि आप मस्ती के साथ बिना किसी दबाव के आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तेलंगाना में ताज़ा तौर पर आज कोरोना के 15 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से 11 केसेस दर्ज हो रहे थे। आज 12 केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में दर्ज हुए हैं, जबकि 3 मुतासरीन माइग्रेंट वर्कर्स बताए गए हैं। रियासत के अजला से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। ये 3 माइग्रेंट वर्कर्स हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 12 मई से इंटरमीडिएट के जवाबी पर्चों की जांच शुरू होगी और जून के दूसरे हफ्ते में नतायज जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक 10वीं जमात के माँ बाकी पेपर्स के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम ने 10वीं जमात के तुलबा को इम्तिहानात के लिए तैयारी शुरू करने का मशवरा दिया। वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने महकमा तालीम के अहदेदारों के हमरा आज एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए इंटरमीडिएट के जवाबी बेआज़ाद की जाँच और 10वीं जमात के माँ बाकी 8 इम्तिहानात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में इंटरमीडिएट के पर्चों की जाँच के लिए 12 सेंटर्स कायम किए जाते थे। इस मरतबा उनकी तादाद 33 कर दी गई है। उन्होंने तुलबा और औलिया तुलबा से ख्वाहिश की है कि वो इस मामले में हरगिज़ परेशान ना हो। इस इजलास में महकमा तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर सैयद उमर जलील और एसएससी बोर्ड के डायरेक्टर सत्यनारायण ने शिरकत की। కానీ దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు సంబంధించిన భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న క్యాబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన క్యాలెండర్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటికే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మిగతా కూడా కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కరోనా నివారణ చర్యల భాగంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రొసీడ్ కావాలనేది ప్రభుత్వం నుండి ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్రంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి మన రాష్ట్రానికి రాకముందే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో ఈ కరోనా లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ వాల్యుయేషన్ సంబంధించి ప్రపోజల్ రెడీ అవుతున్న టైంలోని లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా విద్యార్థులకు కూడా రేపు ఫర్దర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు నుండే మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు 9,50,000 మంది పిల్లలు ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. ఇంచుమించు 53,991 आंसर। पोल्ट्री सनत को फी क्विंटल जवार 1525 रुपए से फरोख्त किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक आला सतही इजलास के बाद ये ऐलान किया। जैली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पोल्ट्री सनत को 5 लाख मीट्रिक टन जवार देने का काबिनी जैली कमेटी ने फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले से कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी पोल्ट्री सनत को कुछ हद तक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री सनत को नंबर 1 पर लाने का वज़ीर आला ने ऐलान किया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि बरखी सब्सिडी के तहत 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद दीगर रियासतों में अमल होने वाली पोल्ट्री पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद पॉलिसी से मुतालिक एक रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले की जाएगी। इस मौके पर काबिनी जैली कमेटी के अरकान वुज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और दीगर शामिल थे।
ఓకే ఏదన్నా చిన్న రైతులకు ఎక్కువ ఇవ్వమని చెప్పి నేను ఏం చెప్పిందంటే పెద్ద రైతులు కొంచెం తక్కువ తీసుకొని చిన్న రైతులకు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళు పెరుగుతారని స్కీమ్ అంటే మనం మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ గా గవర్నమెంట్ మీకు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కొంత చిన్న ఫార్మర్స్ ని ఏ పద్ధతిలో సపోర్ట్ చేయాలో మీరే చేయడానికి తన భావన చెప్పింది. ₹2 సబ్సిడీ కింద మన ₹90 తీసుకున్నా మాకు ₹5 కావాలంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిషియరీస్ చాలా ఎక్కువ గవర్నమెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బాగా తన ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కానీ మనం కింద తక్కువ అంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ ను కూడా మనం మీరే ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే అల్టిమేట్ గా వాళ్ళంతా మీ కంట్రోల్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఉపయోగపడుతుందని తన ఉద్దేశం. కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ వ్యాపారం కూడా పెరుగుతుంది. తన అది కాదు మనకు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మనం ఎక్కడ బెస్ట్ ఉన్నదో అది కూడా చేద్దామని అన్నాం. అదన్నీ చేసుకొని మనం ఏంటంటే కొంత షార్ట్ టైం లో కూడా అవన్నీ ప్లాన్ చేసేసుకొని అల్టిమేట్ గా ఒక పాలసీ తయారు చేసి మన రికమెండేషన్స్ అన్ని మేము పంపిస్తాం. తప్పకుండా సేమ్ గారు పాజిటివ్గానే ఉంటాం. అసలు నిజాం గవర్నమెంట్ లో ఈ ఊళ్ళో అగ్రికల్చర్ సంబంధమే ఒకటే ఉంది, తర్వాత పాడి పంటలు. रियासती हुकूमत ने 25,000 रुपए तक कर्ज रखने वाले किसानों के कर्ज की माफी के लिए आज 1200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने 6,10,000 से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट्स में रकम जमा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। आज आर्यन्य भवन में वजीर फाइनेंस और वजीर ज़राअत ने दोनों महकमों के ओहदेदारों के साथ एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 25,000 रुपये तक कर्ज रखने वाले तमाम किसानों के यकमुश्त में कर्ज माफ़ कर दिया जाए, जबकि 25,000 से ज़ायद 1 लाख रुपए के अंदर कर्ज रखने वाले किसानों के कर्ज की रकम 4 अक़सात में अदा करने के इक़दाम किए जाएँ। उज़रा ने ओहदेदारों से कहा कि जून के महीने तक मौसम बरसात की फसल के लिए 7,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु स्कीम के तहत जारी किए जाएं। तमाम अहल किसानों के बैंक अकाउंट्स में रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम जमा की जाएगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हालिया काबीना के इजलास में इस बात पर फैसला किया था कि रैतु बंधु स्कीम के तहत 7,000 करोड़ रुपए अंदरून 1 माह अदा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक दीगर अखराजात में कमी करते हुए आने वाले सीज़न के आगाज़ से कबल किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। रियासती उज़रा ने कहा कि इस साल 1,40,00,000 एकड़ अराजियात के हिसाब से रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके लिए 51 लाख किसानों के बैंक खातों में रास तौर पर रकम मुंतकिल की जाएगी। रियासती उज़रा ने दोनों महकमों के ओहदेदारों को रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की अदायगी तक तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। multiple members in the family and multiple loans from various banks. దీన్ని మీరు ప్యూరిఫై చేసి ఇవ్వగలన్నప్పుడు వీళ్ళ ఆధార్ నెంబర్ దొరికితే మాకు ప్రతి రైతుకి చేయగలుగుతారు అన్నారు. అయితే చాలా బ్యాంక్స్ మ్యాండేట్ చేసి వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ రాకపోయారు. నేను మార్నింగ్ 9 o'clock ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్ సార్ మీ ఎస్బీ కోఆపరేటివ్ గారు ఉన్నారు, తర్వాత గ్రామీణ బ్యాంక్ చైర్మన్ కోఆపరేటివ్ మేజర్ బ్యాంక్ అడిగేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదు. ఎందుకోసం అసలు అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద బ్యాంకర్ అండ్ ద రైతర్ సేయింగ్ దట్ నా అకౌంట్ లో డబ్బులు తీసుకొచ్చాను సంతకం పెట్టి తీసుకుంటున్నాను రైతు. సో కాబట్టి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాను. ఇది ఈ మధ్యలో ఇబ్బంది. कांग्रेस के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि पोती रेड्डी पाड़ू मामले में रियासती हुकूमत को कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोती रेड्डी पाड़ू से आंध्रा को पानी मुंतकिल करने से तेलंगाना के बाज़ अजला सूखे पड़ जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि जूराला प्रोजेक्ट के पानी को आंध्रा को क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब वज़ीर आला को देना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि आंध्रा की पानी की चोरी के खिलाफ केसीआर अदालत से रुजू हों। अवाम कोरोना वायरस से परेशान है तो दूसरी तरफ केसीआर टेंडर तलब करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि 1 TMC इजाफा पानी के लिए तलब किए गए टेंडर को फौरी मनसूख किया जाए। इसी तरह सीतारामा प्रोजेक्ट के लिए फिर से 1200 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया गया है। रियासत में फंड्स नहीं है लेकिन केसीआर टेंडर पर टेंडर तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। केसीआर जो कृष्णा रिवर का पानी है वो पूरा आंध्रा वाले लेके जा रहे हैं। रोज को 9 TMC वो लोग ड्रा कर देते एडिशनल। अब एडिशनल ड्रा करे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता, सागर भी सूख जाता।
नागार्जुन सागर भी, पूरे महबूब नगर, रंगारेड्डी, नलगोंडा, खम्मम, थोड़े पार्ट ऑफ वरंगल भी पूरा सूखा हो जाता और एक डिजर्ट हो जाता है। और करप्शन के बारे में इतना लॉकडाउन में भी उन्होंने टेंडर्स कॉल करके ये पूरा एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने को पैसे नहीं है उनको, पूरा पेंशनर्स को कट कर रहे हैं उन्होंने। अब बट ये लोग 25,000 के करोड़ों के ये टेंडर्स कॉल करके वो भी उसमें भी बहुत लूट ले रहे हैं खाली, ये ठीक नहीं है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि केसीआर नाअहल वुजरा को बगल में बिठाकर अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं उसी अंदाज में उन्हें भी गुफ्तगू करना आता है, लेकिन तहजीब उसकी इजाज़त नहीं देती। केसीआर के राय को पहाड़ बनाकर झूठे बयानात की वजह से हरीश राव और ईटला राजेंद्र मास्क की आड़ में तिलमिला रहे हैं। रैतु बंधु की अमल आवरी पर जो बातें केसीआर ने की है वो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट के बारे में सवाल करने पर अपोजिशन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कल्लाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब प्रेस मीट लगा के कोरोना का बारे में, लॉकडाउन के बारे में जो बात करें उसमें मेरे से लिए पूरा स्टेट के लोग एक एक्सपेक्टेशन था चीफ मिनिस्टर साहब कुछ भरोसा देता, कुछ क्लियर करता, कुछ हमारे बारे में बोलता बोल के, मगर चीफ मिनिस्टर पूरा 2 घंटे प्रेस मीट में लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए कुछ भी बात नहीं किए, मगर अपोजिशन पार्टीज को गालियां देने में टाइम ले लिए। वो गलत है। वो जो लैंग्वेज जो यूज करे वो भी गलती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो सही आदत नहीं होता। अगर वही यूज करना बोले तो हम भी बराबर वही जबान से वही लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, मगर इज्जत से जीना, सियासत का डेकोरम मेंटेन करना बोल के हम चुप बैठ रहे बोल के हमारे से नहीं होता बोल के नहीं समझना। अगर बराबर टाइम आए तो हम भी बाहर निकल सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, मगर बीइंग एजुकेटेड डिग्निफाइड पॉलिटिशियन वो नहीं करना बोल के सोच रहे। मगर आप चीफ मिनिस्टर बन के आंखों ऊपर रख लेके ज्यादा बात करने का तरीका गलत है। वैसा अगर फिर करे तो उसका बराबर जवाब देने को भी तैयार है। और एक जो प्रोक्यूरमेंट का बोले बिल्कुल गलत है। 100% झूठे बात लोगों से एक्सेप्ट कराना, 100% सच बात को झूठे बात बनाना, उसमें बहुत मशहूर है चीफ मिनिस्टर साहब। इसलिए पूरा झूठे बात बोल के ड्रामा कंपनी लगा के प्रेस मीट के माध्यम से पूरे लोगों को पागल बना के पूरा स्ट्रैटेजिक गलत दिखा के ये कोरोना वायरस के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे पूरा तेलंगाना को धोखा कर रहा, वो तरीका अच्छा नहीं है। और यूज करने का लैंग्वेज भी बदलना बोल के डिमांड कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। अगर नहीं तो बदला भी लेने के तैयार है कांग्रेस वाले बोल के भी रिक्वेस्ट कर। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि तेलंगाना में जमहूरियत नाम की चीज बाकी नहीं रही। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी में कुल जमाती इजलास को हुकूमत की तरफ से मंजूरी नहीं दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों में हुजूम जमा रहता है और लॉकडाउन क़वायद की खुले आम खिलाफ वर्जी हो रही है और हम लॉकडाउन के क़वायद के मुताबिक 6 या 7 अफराद के साथ इजलास मुनक़िद करने की इजाज़त चाहते हैं जो उन्हें नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इजलास अगर करना हो तो पार्टी ऑफिस पर करें। इस मौके पर कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर और संपत कुमार, तेलुगु देशम के सदर एल रमना और सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने भी हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। విశాఖ గ్యాస్ లీక్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారందరికీ నివాళులర్పిస్తున్నాం. బాధితులకు మా సానుభూతిని, సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. వారందరూ కూడా నిజంగా ఇవాళ వాళ్ళ పరిస్థితి టీవీలో చూస్తుంటే హృదయ విదారకంగా ఉంది. వారందరూ కూడా తొందరగా కోలుకోవాలని చెప్పి
మేమందరం కూడా బలంగా కోరుకుంటున్నాం. ఎంత తొందరగా బాగుపడటానికి మరి మా నుంచి కాగలిగేది ఏదన్నా ఉంటే తప్పనిసరి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. తప్పనిసరిగా మా అందరి వారి యొక్క ఆర్థిక మద్దతు ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తున్నాం. नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए INN चैनल.